हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 9 होने वाला है। मैंने पार्ट 8 तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम सॉल्ट और कपूर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो आपका ब्लैक इंक होता है, ब्लैक इंक में मैंने आपको बताया था कि वाटर और डाई से मिलके हमारा ब्लैक इंक बनता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक इंक में जो डाई होता है वो क्या बस ब्लैक कलर से बनता है या फिर उसमें और भी कलर्स होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को जानने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई थी, वहीं से मैंने ली है। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको पतली सी स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जो फिगर में आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। अब आपका जो फिल्टर पेपर आपने लिया है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसकी 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ हुई दिख भी रही होगी। ठीक है, फिगर में आप देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आपका दिया है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोल्यूबल दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको ना स्केच पेन या फिर फाउंटेन पेन या फिर और भी कोई पेन लीजिए और उसका आपको इंक लेना है। और वो इंक लेंगे और उसके बाद आपने ये जो लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, उसके बीचों बीच आपको छोटा सा एक ड्रॉप इंक डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में आपको उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है वैसे ही। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि आगे हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब। अब आपको क्या करना है, आपको या फिर आप जार ले लो या फिर ग्लास ले लो या फिर बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब, इन चारों चीज़ में से आपको कोई भी ले लो। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका दिख रहा है, मान लीजिए मैंने जार लिया है। ठीक है, और उस जार के अंदर आपको ना फिल्टर पेपर से थोड़ा सा नीचे तक आपको वाटर फिल करना है। ठीक है, आपने वाटर फिल कर दिया। अब उस फिल्टर पेपर को आप उसके अंदर डाल दो और उस थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो आप क्या वहाँ पे देखोगे। ठीक है, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब उसमें क्या होगा, जब आप उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दोगे तो उसमें आप देखोगे जो वाटर है वो आपका ना ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा और जो इंक है वो अपना अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका वाटर ऊपर की तरफ क्यों जाता है, ये होता है आपका कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो कैपिलरी एक्शन आप ये समझ लो कि जिसमें जिन चीज़ों में छोटे छोटे होल होते हैं ना, उन चीज़ों में ये एक्शन परफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको कलर्स, ठीक है, कैसा आपको दिखेगा वो, तो आप जब उसमें देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस टाइप से अलग अलग कलर दिखेंगे। पहले ब्लैक दिखेगा, फिर आपको पिंक, ब्लू, डार्क ब्लू, ऑरेंज, इस टाइप से अलग अलग आपको कलर्स दिखेंगे। ठीक है, जब आप उसमें आप उसको ध्यान से देखोगे, जब क्या होगा, आपका वाटर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इंक को भी अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, जब साथ ले जाएगा तो आपको अलग अलग कलर्स फिर आपको इसी तरह दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो जब हमें पता चल गया कि जब ब्लैक इंक होता है उसके अंदर जो डाई होता है उसके अंदर ब्लैक ही कलर नहीं होता है, उसके अंदर और भी कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्ड सेपरेटिंग, इसमें देखिए अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम।
आगे हमारा दिया है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड, इस एक्टिविटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये बुक में ही आपके ये क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो वाटर है जब ऊपर की तरफ जा रहा था फिल्टर पेपर पे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या हुआ, आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि जब वाटर ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपको क्या दिखा, आपने क्या देखा। हमने देखा कि जो अलग अलग कलर्स थे वो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। आपने क्या अलग अलग जो कलर्स पाए, कौन से कलर्स पाए, तो आपने देखा कि ब्लैक, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ऐसे ही ढेर सारे कलर्स आपको दिख रहे थे। ठीक है, उस फिल्टर पेपर पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपका इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे रहते हैं आपको, एक्टिविटी के बाद आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक में। ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। तो पूछ रहा है कि जो वाटर था वो ऊपर की तरफ जा रहा था उस जो इंक था उसके साथ, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा मैंने आपको बताया कि कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कैपिलरी एक्शन उन चीज़ों में होता है जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, वैसे फिल्टर में आपका पोरस होता है, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे होल टाइप के होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें आपका कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ राइज होने लगता है। तो मेनली यही 3 क्वेश्चन आपके बुक में दी हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद आगे समझते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए थे। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द इंक दैट वी यूज़ एज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज़ सॉल्यूबल इन इट। तो यहाँ कह रहा है कि जो इंक था उसमें जो वाटर था वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपको पता है, वाटर जो आपका सॉल्वेंट है, और जो डाई था वो आपका क्या था, वो सॉल्यूट है। ठीक है, वो उसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। तो वही हमने देखा इसमें कि जब वाटर ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो अपने साथ डाई को भी लेके जा रहा था फिल्टर पेपर में, आपने देखा। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी क्यों वो ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन हो रहा था। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका दिया, यूजली अ डाई इज़ अ मिक्सर ऑफ 2 और मोर कलर्स। अब यहाँ पे आपको बता दिया कि जो डाई होता है वो मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज़्यादा कलर्स के। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे कलर्स दिखने लगते हैं उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइज फास्टर एंड हिज वे द कलर गेट सेपरेटेड। तो वही इसमें बता रहा है कि जो वाटर में डाई जो था जल्दी से सॉल्यूबल हो गया, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, और उसके कलर्स भी चेंज हो रहे थे। ठीक है, उस तरह से हमें अलग अलग कलर सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, मैंने आपको इस एक्टिविटी में दिखाया। तो यही सब कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, आगे भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अब बता रहा है कि हमारा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी वो होता है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो कलर सेपरेट हो रहे थे ना, उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इन कलर्स को जो ये डाई था, ठीक है, उनके कलर्स जब हम अलग कर रहे थे, जब हम किसी भी चीज़ के कलर्स को अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी मतलब पता चल गया आपको, कलर्स को जब हम अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब ये क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। ग्रीक में जो क्रोमा होता है उसका मतलब होता है कलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर सो दिस नेम वॉज गिवेन। तो ये जो टेक्निक थी पहली बार यूज़ की गई थी कलर्स को अलग करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया, तो उसी से रिलेटेड आपका नेम दिया गया है वहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ आता है पॉइंट,
क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है वो आपका उसी सेम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसमें क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 5th पॉइंट दिया है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन डेवलप्ड, यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी हायर क्लास। आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में हायर क्लास में और भी सारी चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही दिया था कि आपका क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ते जाएगी और आपको उसके बारे में और पता चलेगा हायर क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें बस आपकी बुक में इतना ही दिया था कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। क्रोमेटोग्राफी वो होता है जो क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के कलर्स को अलग कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपका दिया हुआ यहाँ पे एप्लीकेशंस कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किन किन चीज़ों के कलर्स को अलग करने के लिए। ठीक है, या फिर और कहाँ यूज़ होता है, उस चीज़ों को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट दिया हुआ है टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। तो डाई में से उनके कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाया एक्टिविटी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। और पिगमेंट्स में भी जो होता है उसमें से भी हम उसमें क्रोमेटोग्राफी करके उनकी कलर्स को अलग करते हैं। ठीक है, फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, और ब्लड के अंदर जितने भी मतलब कि वेस्ट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को भी अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आपके ये 3 एप्लीकेशंस दी हुई थी। ठीक है, कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी कि क्या होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्लैक इंक होता है उसके अंदर जो डाई होता है, डाई के अंदर ढेर सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी मैंने आपको करके पिछली वीडियो में बताई थी। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। अब देखिए, जो इमिस्किबल लिक्विड मैंने आपको बताया था कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन इस वाले में हम मिस्किबल लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हम पहले मैं आपको बता दूं मिस्किबल लिक्विड होता क्या है। तो देखिए, इमिस्किबल लिक्विड तो वो होता है जिसमें क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं, वो पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। लेकिन मिस्किबल में उसका उल्टा होता है। क्या होता है, उसमें जो भी होता है ना वो पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो ये होता है हमारा मिस्किबल लिक्विड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस एक्टिविटी को। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर। अब देखिए, हमें एसीटोन और वाटर के मिक्सर को सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एसीटोन क्या होता है। तो एसीटोन आप मतलब ये समझ लो कि जैसे ये प्लास्टिक को बनाने में भी काम आता है। और सबसे मेन जैसे कि आपका नेल पेंट आता है ना, उसको रिमूव करने के लिए जो होता है उसमें हम एसीटोन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसीटोन। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। टेक द मिक्सर इन अ डिस्टिलेशन फ्लैक्स। अब आपको क्या करना है, एसीटोन और वाटर का जो मिक्सर है उसको आपको डिस्टिलेशन फ्लैक्स में लेना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फिगर में डिस्टिलेशन फ्लैक्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लैक्स। इसके अंदर आपको एसीटोन और वाटर के मिक्सर को ले लेना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फिट इट विथ अ थर्मोमीटर। अब आपको क्या करना है, डिस्टिलेशन फ्लैक्स था, डिस्टिलेशन फ्लैक्स के साथ आपको इस थर्मोमीटर को यहाँ पे ऊपर की तरफ फिक्स कर देना है। ठीक है, आप फिगर में देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके क्या बोला है, हीट द मिक्सर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। अब आपको क्या करना है, आपने जो एसीटोन और वाटर को मिक्सर को लिया था डिस्टिलेशन फ्लैक्स में, अब आप
उसको हीट करो, ठीक है, और थर्मामीटर को देखो, ठीक। तो आप क्या देखोगे, जब आप जैसे जैसे उसको हीट करोगे, ठीक है, तो एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन अ कंडेंसर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंस आउटफ्लो। तो जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा, तो जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस होगा तब आपका एसीटोन जो है वो वेपराइज होने लगेगा। क्यों वेपराइज होगा? क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 56 डिग्री, ठीक है। तो उतने पे ही वो एसीटोन क्या होता है, बॉयल होता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वेपराइज होने लगेगा, ठीक है। और वो वेपराइज होके कहाँ जाएगा, इस कंडेंसर से होते हुए आपका इस जो भी है बीकर है, जो बॉक्स है, उसमें आ जाएगा। लेकिन वो आएगा ना, तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। वो तो वेपराइज हुआ, लेकिन वो वेपराइज होके जब इस बीकर के कंडेंसर से होके यहाँ आएगा तो वो लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या देखिए, वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन डिस्टिलेशन फ्लैक्स। अब देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एसीटोन का क्या होता है, 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हमारा वाटर है वो कहाँ रह जाएगा, वो आपका डिस्टिलेशन फ्लैक्स में ही रहेगा। देखिए यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लैक्स है, उसी में आपका वाटर क्या हो जाएगा, वहीं रह जाएगा, और जो आपका एसीटोन है वो आके इस बीकर में आपका यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उसको हम देखिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सर। तो जब आपने एसीटोन और वाटर के मिक्सर को हीट किया तो आपने क्या देखा? हमने देखा जब आपका टेम्परेचर थर्मोमीटर पे 56 डिग्री सेल्सियस हुआ, तब वो जो एसीटोन था वो क्या हो गया लगा, आपका वेपराइज होने लगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। तो वही मैंने बताया कि जब आपका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो जो आपका थर्मोमीटर है वो सेम उसी कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी रीडिंग जो है वो कांस्टेंट उतनी ही रहेगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आपका एसीटोन जो है वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो 56 डिग्री सेल्सियस होगा इसका आंसर। थर्ड में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। तो ये वही पूछ रहा है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आपको पता है 56 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना वेपराइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एसीटोन का। उसके बाद आपके हैं, व्हाट डू द टू कंपोनेंट सेपरेट। तो अब यहाँ पूछ रहा है जो आपके एसीटोन और वाटर थे, ठीक है, वो कैसे आपके सेपरेट हो गए, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो जैसे आपका जो वाटर है उसका तो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और लेकिन जो आपका एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब इन दोनों के जो डिफरेंस है वो आपको 25 केल्विन का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। अगर जिनमें 25 से ज़्यादा का गैप नहीं होगा तो वो आपका इस डिस्टिलेशन फ्लैक्स में सेपरेट नहीं कर सकते ये वाले मेथड से आपका, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे आपका दिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम। दिया हुआ है डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है, तो इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वही बताया, अगर हम किसी भी मिसिबल लिक्विड के कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं, ठीक है, उनके मिक्सर को के कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, वो क्या होगा, आपका पहले विदाउट डिकम्पोजिशन बॉयल होगा और उसके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, मैंने बताया आपको 25 से ज़्यादा का होना होगा। अगर लेस का होगा तो आप डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्टिलेशन मतलब वही था, मैंने आपको बताया एक्टिविटी की हेल्प से। उसके बाद आपका आता है, दूसरा आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used। अब ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को अलग करने के 2 और मोर miscible liquid for which the difference in
बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन। अब देखिए, जब 25 केल्विन से ज़्यादा डिफरेंस होता था तो हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 25 केल्विन से कम होगा, लेस होगा, तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यही था आपका डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, उसको पढ़ लेते हैं हम। टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर में अलग अलग गैसेस होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब कि जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, पेट्रोलियम में से क्रूड ऑयल को अलग करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे कि आपके डिस्टिलेशन क्या होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया जिसमें आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो हम डिस्टिलेशन मेथड से 25 डिग्री केल्विन से अगर ज़्यादा होगा तो आप डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हो, अगर लेस होगा तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के बारे में और कुछ बताया कि कैसा दिखता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उस चीज़ को पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condensers। अब यहाँ बता रहा है जो आपका डिस्टिलेशन फ्लैक्स है यहाँ पे दिख रहा होगा और ये आपका जो कंडेंसर है, इन दोनों के बीच में आपका होता है यहाँ पे क्या एक नई चीज़ आ जाती है, वो आपकी आ जाती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, इसको बोलते हैं, हाँ यस, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है। ठीक है, बस यही एक मेन, उसमें क्या होता है वो वाले में जो आपका डिस्टिलेशन वाला मेथड था उसमें आपका ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था, लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जब होगा तो उसमें आपका एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, तो यही था आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता क्या है। ठीक है, तो अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। तो जो आपका सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो आपका उस छोटे छोटे ग्लास बीड से पैक्ड होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, छोटे गोले गोले दिख रहा है ना, तो उससे पैक्ड होता है। ठीक है, ट्यूब में। उसके बाद आपका है द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटली। और जो बीड्स है वो आपको सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम यहाँ पे हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है नीचे की तरफ, लेकिन जब ऊपर जाता है तो ये इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे आके कंटेनर में आके आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका था इसमें डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा डिस्टिलेशन मेथड होता है वो किन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एक होता है उनका यूज़ कहाँ करते हैं, किन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का एग्जांपल है। ठीक है, तो इनमें हम समझेंगे कि जो एयर होता है उसमें अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है, तो उन गैसेस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो मैं आपको बताऊँ कि एयर जो होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एयर के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जो गैसेज होती हैं वो पूरी तरह मिक्स होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन और भी अदर गैसेज। ठीक है,
ये सारी आपस में पूरी तरह मिक्स होती हैं। तो इनके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम आगे सेपरेट करके देखते हैं कैसे हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेपरेट करके देखेंगे एयर में से अलग अलग गैसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बुक में आपके फ्लो डायग्राम दी हुई थी। ठीक है, तो वहीं से मैंने लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्योर एयर ले लेना है। ठीक है, किसी भी कंटेनर में प्योर एयर लेने के बाद आपको क्या करना है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आपको प्योर एयर ले लिया आपने। ठीक है, प्योर एयर लेने के बाद आपको क्या करना है, उस एयर को, क्योंकि आपको पता है जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो काफ़ी दूर दूर होते हैं ना, तो उनके पार्टिकल्स को पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप उसको जब कंप्रेस करो लो, ठीक है, जब आप कंप्रेस कर लोगे और उसको कंप्रेस करने के बाद आप उसको ठंडा कर लो। ठीक है, कूल कर लो। कूल होने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड एयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप उस एयर को, जैसे आपके घर में सिलेंडर आता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपका एयर को कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है। ठीक है, वो कंप्रेस लिक्विड की फॉर्म में आपका सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, तो वैसे ही एयर को आपको कंप्रेस करना है, उसके बाद उसको ठंडा करना है और वो आपका लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड एयर लेने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको ये डिस्टिलेशन जो फ्लैक्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको उस लिक्विड एयर को फिल कर देना है। ठीक है, जब आप उसके अंदर लिक्विड एयर को फिल कर दो, उसके बाद आप क्या करो, इसको अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। ठीक है, हीट करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें जब आप हीट करोगे उसके बाद गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। अब देखिए, जैसे जैसे गैसेस की बॉइलिंग पॉइंट आती जाएगी वो वैसे वैसे आपका सेपरेट होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम आपका होता है नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन सेपरेट होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो वेपराइज फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस ग्लास बीड्स में क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर यहाँ पे आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन सेपरेट होगा, फिर ऑर्गन सेपरेट होगा, फिर ऑक्सीजन। तो वही मैंने यहाँ बताया कि जैसे जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आते जाएगा वो गैसेस आपकी सेपरेट होती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे हम एयर में से अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो अब यहाँ बता रहा है कि एयर में से अगर आपको ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो आपको क्या करना होगा, वैसे ही आपको क्या करना होगा, आपको पहले प्योर एयर लेनी होगी। ठीक है, प्योर एयर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको कंप्रेस करना है ताकि उसके पार्टिकल पास आ जाएं। कंप्रेस करने के बाद आपको उसको कूल करना है, ठंडा करना है। ठीक है, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके। ठीक है, जैसे जैसे अभी हमने पीछे किया ना अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए, वैसे ही इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बता रहा है कि दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली। अब जो आपको लिक्विड एयर मिला उसको आप क्या करो, तो डिस्टिलेशन फ्लैक्स में डालो और उसको हीट करो। हीट करोगे कि क्या हो जाएगा, आपका जैसे जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वैसे वैसे सेपरेट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन आपका सेपरेट हो जाएगा। नाइट्रोजन सेपरेट होने के बाद आपका ऑर्गन सेपरेट होगा और ऑर्गन के बाद आपका जो ऑक्सीजन बचेगा डिस्टिलेशन फ्लैक्स में। ठीक है, तो वो आपको सेपरेट हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, वो दोनों गैसेस निकल गई और जो आपका ऑक्सीजन था वो आपका सेपरेट हो गया, अलग हो गया, डिस्टिलेशन फ्लैक्स में ही रह गया। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस जो हमने फ्लो डायग्राम पढ़ा, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ बता रहा है जो भी एयर के अंदर जो गैसेस थी, ठीक है, जो हमने लिया था उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार उसको हम क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो उसको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का, फिर ऑर्गन का, फिर ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कैसे से सेपरेट होता जाएगा। ठीक है, तो वही आपको बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका कौन सा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, तो नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारी सबसे पहले वेपराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे आपकी बुक में जो दिए हुए थे। ठीक है, इन चीज़ों को हमने कर लिया। अब आगे समझते हैं क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चीज़ है, क्या बताया यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। तो जैसे हमने पीछे अभी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एयर के अंदर से अलग अलग गैसेस को सेपरेट किया ना, तो वैसे यहाँ पे एक अलग तरह का इक्विपमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एयर के अंदर से जो अलग अलग गैसेज उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि आपने प्योर एयर लिया। ठीक है, प्योर एयर लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका दोनों साइड से ये देखिए कंप्रेस हो रहा है ना, तो ये कंप्रेस करेगा। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, ये आपका थोड़ा गर्म होगा ना, तो गर्म होने के बाद यहाँ पे आप उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे। ठीक है, ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में चेंज होने के बाद वो यहाँ से जाते हुए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में था तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आने के बाद जो हमारी अदर गैसेस हैं, ठीक है, वो जाएंगी और उसके बाद जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट आते जाएगा, जैसे कि हमारा जो नाइट्रोजन है, ठीक है, एरॉन, तो ये दोनों भी फिर बाहर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे कम है तो वो हो जाएगा, फिर ऑर्गन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा कंटेनर में। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमने पीछे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया, वैसे ही यहाँ पे भी एक तरह का दिया हुआ था जिससे हम गैसेस के अंदर से अलग अलग सेपरेशन, पूरा प्रोसेस तो वही था, एकदम सेम था। ठीक है, तो वही चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा एयर होता है उसके अंदर जो अलग अलग गैसेस होती हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू एयर के अंदर जो भी गैसेस होती हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इम्प्योर कॉपर सल्फेट होता है उसके अंदर से हम प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी आपके सामने एक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है फर्स्ट पॉइंट, टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। तो आपको क्या लेना है, 5 ग्राम आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है किसका, चाइना डिश में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला है डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। और वो जो आपने चाइना डिश के अंदर आपने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया है उसके अंदर आप क्या करो, आप वाटर मिक्स कर दो। ठीक है, जब आपने वाटर उसके अंदर मिक्स कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर मिक्स करने के बाद फ़िल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट। तो जब आपने उसके अंदर वाटर मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, पूरी तरह से, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फ़िल्टर पेपर से उसको फ़िल्टर करना है। ठीक है, तो जब आप उस फ़िल्टर करोगे तो उसमें जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है वो आपका अलग हो जाएगा और जो प्योर कॉपर सल्फेट है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब जैसे कि आपने जो आपको प्योर कॉपर सल्फेट मिला है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपका वाटर भी है। ठीक है, तो उस वाटर को आप क्या करेंगे, इवापोरेट कर देंगे। ठीक है, ताकि उसमें का वाटर हट जाए और आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब आपको क्या करना है, जो आपने प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको मिला, ठीक है, वाटर को इवापोरेट करने के बाद आप क्या करो, उसको फ़िल्टर पेपर से ढक दो और उसको 1 दिन के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद जब आप अगले दिन उसको देखोगे, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट
सल्फेट इन चाइना डिश। तो जो आपका चाइना डिश था, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या पाओगे जब अगले दिन आप उसको देखोगे, तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। ये रहा, देखिए फिगर है, ठीक है। तो ये हैं आपके क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आपने ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट में से हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से हमने प्योर कॉपर सल्फेट को अलग किया, सेपरेट किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन चाइना डिश। तो आपने चाइना डिश पे क्या देखा, तो आपने चाइना डिश पे देखा कि वो क्या होता था, जब आपने उसके वाटर को इवापोरेट कराने के बाद आपने उसको फिल्टर पेपर से ढक के एक दिन के लिए पूरे रख दिया, ठीक है। तो अगले दिन आपको उस चाइना डिश पे क्या मिले, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स मिले आपको, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डू द क्रिस्टल लुक अलाइक। तो वो जो क्रिस्टल्स थे आपको प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, वो क्या एक जैसे थे। हाँ, तो बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, अलग अलग तो नहीं होंगे ना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे जो आपने प्योर कॉपर सल्फेट लिया तो उसमें थोड़ा सा वाटर था, तो वाटर को हमने इवापोरेट करके हटा दिया, फिर आपको प्योर क्या कहते हैं, आपको प्योर कॉपर सल्फेट मिल गए, ठीक है, क्रिस्टल्स मिल गए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे 3 आपके। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया है, ठीक है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। तो सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, दिस सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो जो सी वाटर होता है, ठीक है, सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है वो उनमें भी कुछ वो भी इनप्योर होता है ना, उसको भी तो प्योर करके ही आपके घरों में आता है ना, ठीक है। तो उसके अंदर की टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी, उसकी सॉल्ट जो सी वाटर होता है उसके अंदर जो सॉल्ट होता है उसकी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का मेथड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपको बताया है, वही बताया कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताया यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो बता रहा है जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है वो क्या सेपरेट करता है, प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो यही था आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आपको क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आपके बारे में यहाँ पे बताया कि जो आपका क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है वो बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। जो हमारा इवापोरेशन टेक्निक है उससे बहुत बेहतर है हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्यों बेहतर है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें समझ में आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पॉइंट बताया कि सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट सैचुरेट ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो यहाँ बता रहा है कि जब इवापोरेशन टेक्निक आप यूज़ करोगे तो उसमें जो सॉलिड होता है वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा, और कुछ जो होते हैं जैसे कि शुगर जो होता है जब उसको आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है पूरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिज़ोल्व इन दी सॉल्यूशन। तो आप इवापोरेशन टेक्निक का जब आप यूज़ करोगे तो उसमें कुछ न कुछ फिल्ट्रेशन के बाद भी उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड है उसमें आपको कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको उसमें प्योर मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया कि ऑन इवापोरेशन दिस कॉन्टिमिनेट दिस सॉलिड। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका सॉलिड है वो पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करने से। तो ये मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो था वो बहुत ही बेहतर है आपके इवापोरेशन टेक्निक से, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है उनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं,
ठीक है, कि चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और भी होते होंगे जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर में से जो आपको सॉल्ट मिलता है, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा दिया हुआ का सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। तो अब ये जो आपके पापा यूज़ करते हैं फिटकरी, ठीक है, तो ये इनमें इसको भी सेपरेट करने के लिए, ठीक है, इनप्योर जो आपका फिटकरी होता है उनमें से प्योर फिटकरी को अलग करने के लिए हम इसका मेथड यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये आपके 2 ही एप्लीकेशन दिए हुए थे, और मैंने आपको अभी सेपरेट करके दिखाया है प्योर कॉपर सल्फेट को फ्रॉम इनप्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करके दिखाया है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दस बाय चूजिंग वन ऑफ द एबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो यहाँ बताया कि किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इनप्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ हुआ। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे हम जो हमारा ब्लैक इंक होता है उसके अंदर जो डाई होता है उसको हम क्रोमेटोग्राफी के यूज़ से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा था। और हमने डिस्टिलेशन मेथड देखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड देखा। ऐसे हमने बहुत सारे मेथड को देखा, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे। तो जैसा जैसा आपका मतलब कि सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको मेथड्स होंगे उनको अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको बताया था। उसके बाद यहाँ बताया कि वी गेट प्योर सब्सटेंस विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ बता रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अलग अलग और भी मेथड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे हम जो अलग अलग सॉल्यूशन उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क। तो वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, क्या होता है प्यूरिफिकेशन सिस्टम वाटर का पूरा, ठीक है, वो हम समझेंगे कैसे आपके घरों में पानी पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वोयर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी सी टंकी होती है जिसमें आपको पूरे शहर का पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ से वाटर क्या होता है आपका जाता है, ठीक है। वाटर जाने के बाद आपका आता है ये सेडिमेंटेशन टैंक में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेस्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर वाटर यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ पे आपका आता है फिर लोडिंग टैंक में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे छोटे छोटे वेस्टेज जैसे कि सॉल्ट वॉल्ट हो गया, ठीक है, ये सब यहाँ से रिमूव हो जाता है इस लोडिंग टैंक में से, ठीक है। फिर यहाँ से वाटर आपका जाता है कहाँ जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक में। और फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है कि जो आपका जैसे कि जो मान लीजिए जो पत्थर होता है, ठीक है, वो सबसे नीचे चला जाता है, फिर उससे छोटा जो होता है वो उससे ऊपर रहता है, और जो वाटर आपका सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। फिर वाटर यहाँ से प्यूरिफाई होके फिर वो आपका कहाँ जाता है, यहाँ आपका आता है क्लोरीनेशन टैंक में आता है, ठीक है। तो क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है कि क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन मिलाने से क्या होता है, उसके जितने भी बैक्टीरिया होंगे उस वाटर के अंदर वो क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग इसमें क्लोरीन मिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो ये पूरा सिस्टम होने के बाद आपके घरों में क्या होता है, वो वाटर पहुँचता है, ठीक है। तो ये था पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। तो फिज़िकल और केमिकल चेंज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, जो भी वीडियोस मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
ठीक है। तो चलिए जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सर containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25 degrees 25 Kelvin, which are miscible with each other. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे आपको ये भी बता दिया गया है कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, और वो क्या है, मिसिबल लिक्विड है दोनों। ठीक है, आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। ठीक, ये आपको बताया है और आपको इसमें बताना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था डिस्टिलेशन मेथड के बारे में बताया था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के बारे में। तो जो आपका डिस्टिलेशन मेथड था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर 25 केल्विन से ज़्यादा का उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तब आप डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करोगे। और जो आपका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड है वो वहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे बोला है 25 से ज़्यादा कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड। तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द टेक्निक टू सेपरेट। अब यहाँ पे आपको टेक्निक बतानी है कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे कैसे सेपरेट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि बटर फ्रॉम कर्ड। अब जो आपका दही होता है, दही के अंदर से आपको मक्खन निकालने के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम सेंट्रीफिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मिल्क में से हम क्रीम को अलग कर रहे थे सेंट्रीफिकेशन मेथड से, वैसे यहाँ पे आप दही के अंदर से मक्खन को अलग करोगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफिकेशन मेथड इसमें होगा। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए। उसके बाद आपको बोला है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और जो आपका सी वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, इवापोरेशन मेथड भी यूज़ करेंगे और अगर उनके अंदर से हमें इनप्योर सॉल्ट में से प्योर सॉल्ट को निकालना है तब हम उसका क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके में आपका हो जाएगा इवापोरेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपका पूछा है कपूर फ्रॉम सॉल्ट। अब आपको कैम्पूर और सॉल्ट का मिक्सर दिया गया, उनको आप कैसे सेपरेट करोगे। तो जो आपका कपूर होता है, ठीक है, उसमें कौन सा, जैसे कि आप उसमें क्या होता है, जो वो सॉलिड में रहता है लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो गैसीय स्टेट में तो यहाँ पे क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू पीछे वीडियो में बताया था। ठीक है, उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करोगे। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए कपूर एंड सॉल्ट को। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस टाइप के मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या सेपरेट कर रहे थे, जैसे कि हमने सेपरेट किया था इन प्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट को। ठीक है, वैसे ही और भी इसमें एग्जांपल होते हैं, जैसे ये सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, इसके प्योरीफिकेशन के लिए भी आप इसका क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो मैंने दो बता दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, फिजिकल चेंज आप ये भी समझ लो कि फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है,
तो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है फिजिकल चेंज की आपकी, ठीक है। अ फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्पररी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है, इसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, फिजिकल चेंज में। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया हुआ है नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, ठीक है, कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो जो द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर दी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उनके कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है, वो हार्ड है, रिजिड हो सकता है, और उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सारे चेंज हो सकते हैं फिजिकल चेंज में, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। ये जो फिजिकल और केमिकल चेंज है ना, उसके बारे में मैं एक सेपरेट बताऊंगी, जिसमें मैंने आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो एक नई वीडियो बनेगी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही समझ लीजिए आप, फिजिकल चेंज क्या होता है और उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। तो केमिकल चेंज की यहाँ पे केमिकल चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। तो हमारा फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो आपका केमिकल चेंज होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है, जिसमें एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है न्यू सब्सटेंस की, लेकिन जो आपका केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आगे है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे कि टॉक्सिडिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, द हीट ऑफ कंपोजिशन, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जैसे कि क्या होता है हमारे केमिकल चेंज में, वो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल चेंज में आपकी आ जाती हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि फिजिकल चेंज में तो आप मेल्टिंग आइस एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। और मान लो केमिकल चेंज में आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर। तो बर्निंग ऑफ पेपर में आपका इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। क्यों इरिवर्सिबल चेंज होगा? क्योंकि जब आप उसको बर्न कर दोगे तो वो वापस में आपको पेपर की फॉर्म में नहीं मिलेगा। जबकि मान लीजिए कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो रिवर्सिबल होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने वाटर लिया और उसको आइस में कन्वर्ट किया, ठीक है। आइस में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको आइस से आप वाटर को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या और रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबल हो जा रहा है, मिल जा रहा है आपको, ठीक है, वाटर ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में आपको दोबारा वो चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। वो आपको जैसे कि पेपर को आप जब बर्न करोगे तो वो आपको एसेस की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में इतना था, ठीक है। और आगे क्लासेस में जाओगे आप तो और भी इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज में, जैसे कि मेल्टिंग, ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस भी हो जाएगा और मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम भी कह लो, ठीक है, और श्रेडिंग हो जाएगा, फिर बॉइलिंग हो जाएगा। वही मैंने कहा कि जो वाटर है आप उसको या फिर आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर वो लिक्विड में रहे या फिर वो गैस में रहेगा तो वो वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका चॉपिंग, जैसे कि आप कोई भी फ्रूट ले रहे हो, ठीक है, तो जब आप उसको, जैसे एप्पल है, एप्पल को आप कट करोगे तो वो रहेगा, वो एप्पल ही रहेगा। जब उसको कट भी करोगे तो उसमें तो कोई केमिकल चेंजेस हो नहीं जाएंगे, ठीक है। एप्पल से वो मैंगो तो नहीं बन जाएगा ना। तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज के एग्जांपल है, ठीक है। और केमिकल चेंज में आपका क्या होता है कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और उसमें क्या होता है, जैसे कि रस्टिंग, जैसे कि आपकी मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एल्मीरा होता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। तो जो रस्टिंग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक नई चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाता है, आपको आयरन ऑक्साइड मिल जाता है रस्टिंग से, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा रोटिंग, और ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
ठीक है। अब आगे यहाँ पे मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, फिज़िकल और केमिकल चेंज को, ठीक है। तो फिज़िकल चेंज में पहले पढ़ते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, दिस चेंज इज़ टेम्प्रोरी एंड रिवर्सिबल। भाई मैंने आपको बताया कि जो फिज़िकल चेंज होता है आपका वो टेम्प्रोरी होता है और रिवर्सिबल होता है, और दूसरी तरफ आपका केमिकल चेंज क्या होता है, ये आपका परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत इजी पॉइंट्स है, जिससे आप फिज़िकल और केमिकल चेंज अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, देयर इज़ नो एनर्जी चेंज इन दिस चेंजेस। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, वो आपका सीधा साधा चेंजेस होती है उसमें, ठीक है। लेकिन जो आपका केमिकल चेंज होता है तो एनर्जी इज़ आइदर ऑब्जॉर्व्ड और इन्वॉल्व इन दिस एनर्जी चेंजेस। तो लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व भी होती है और उसमें ऑब्जॉर्व भी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो ये एक बहुत ही ईजी है कि इसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है फिजिकल चेंज में। और दूसरी तरफ आपका जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जिसमें आप डिफ्रेंशिएट किया मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज को। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेकिंग ग्लास, मेल्टिंग आइस एट्सेट्रा। तो जैसे कि अगर आप ग्लास है, ठीक है, ब्रेकिंग ग्लास के टुकड़ा मान लीजिए, ठीक है, तो वो है तो ग्लास ही ना, वो पहले आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, वो ग्लास है, अगर वो टूट भी जाता है तो वो है ही ग्लास ही है ना, ठीक है, कुछ और तो बना नहीं उससे, ठीक। अब वैसे केमिकल चेंज में क्या होता है कि बर्निंग पेपर, बर्निंग वुड, जैसे कि आप पेपर को बर्न कर दोगे तो वो आपका एसेस की फॉर्म में हो जाएगा, या फिर आप वुड को ही बर्न कर दोगे तो वो भी एसेस की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, जल जाता है, राख हो जाता है आपका। तो ये था, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज। और इसके बारे में आप आगे भी बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया था, इतना ही कुछ दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम। तो अब यहाँ पे आपको जो आपका फिजिकल और केमिकल चेंज आपने पढ़ा, ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका फिजिकल चेंज होता है और कौन सा केमिकल चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको बताने हैं। तो पहला आपको दिया है कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो अब देखिए, अगर कोई पेड़ है, अब उसको आप, वो है, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, अब उसको कट भी कर दोगे तो वो आपका वुड ही रहेगा ना, ठीक है, कुछ और चेंजेस तो होगी नहीं, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। तो आप किसी पैन में अगर बटर को मेल्ट करते हो तो और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो बटर ही बन जाएगा, ठीक है, फिर से वो बटर की फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। फिर उसके आता है रस्टिंग ऑफ एल्मिरा। तो रस्टिंग ऑफ एल्मिरा कि मैंने आपको बताया कि जो तो ये मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है, और कटिंग ऑफ ट्रीज़ भी आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन ये जो रस्टिंग ऑफ एल्मिरा है ये आपका केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि रस्टिंग ऑफ एल्मिरा से आपको आयरन ऑक्साइड मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ठीक है। अब जब वाटर को बॉयल कर रहे हो, ठीक है, और स्टीम बनेगा तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। वैसे ही मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि आप उसको सॉलिड में करो, गैस में करो, लिक्विड में कन्वर्ट करो तो वो आपका क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस डिजॉल्विंग, सॉरी ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इसमें गलती से स्लाइड में गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाटर, देखिए जो जब वाटर के अंदर कौन कौन सी आपको नई चीज़ें मिल रही हैं, क्या मिल रही है, तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नई चीज़ फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि आपको दो चीज़ मिल रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, न्यू चीज़ मिल रही है, नई चीज़ मिल रही है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट में आपका डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो आप वाटर के अंदर जब सॉल्ट को मिक्स करोगे तो आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका केमिकल चेंज ही होगा, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट है, ठीक है,
मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स। तो वही मैंने बताया कि आप कोई भी फ्रूट ले लो, आप उसको कट करोगे तो वो आपका फ्रूट ही रहेगा, ठीक है, और कुछ और चेंज तो होगा नहीं, ठीक। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड का भी एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे बर्न करने की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ बर्निंग वाले में आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ थे जो मैंने क्लासीफाई किया, आपके फिजिकल चेंज कौन से, केमिकल चेंज किए हैं। ऐसे ही आप भी कुछ एग्जांपल लीजिए और उसको देखिए, क्लासीफाई कीजिए कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, तो उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे है ट्राई सिगरेटिंग द थिंग अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो आप अपने चारों तरफ देखिए कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि प्योर में आपका हो जाएगा सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। और वैसे ही आपका मिक्सर में आप ले लो तो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, क्योंकि उसमें वाटर और सॉल्ट तो दो चीज़ का मिक्सचर है। वैसे आप शुगर सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके प्योर और मिक्सर में, और मिल्क भी हो जाएगा आपका मिक्सचर का एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फिज़िकल और केमिकल चेंज में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके कितने टाइप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है एलिमेंट, और उसके बाद दूसरा आता है आपका कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आपका बोला है रॉबर्ट बॉयले वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो जो रॉबर्ट बॉयले हैं वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया। कब किया? 1661 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि एंटोनी लॉरेंट लॉइजर 1743-94 a French chemist was the first to establish an experimentally यूज़फुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब ये जो एंटी लॉरेंट हैं, ठीक है, फ्रेंच के ये केमिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार हमें एलिमेंट के डेफिनेशन को पूरी तरह से हमें बताया था, ठीक है, एलिमेंट के बारे में क्या होता है। तो अब समझते हैं कि उन्होंने एलिमेंट की क्या डेफिनेशन बताई है, क्या बताया उनके बारे में, ठीक है, एलिमेंट के बारे में क्या बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है आपका? एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो बताया गया है कि जो एलिमेंट है वो एक छोटा मैटर है, और उसको ईज़िली हम और भी उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, चाहे केमिकल रिएक्शन से चाहे फिजिकल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन कुछ भी कर लो आप, एलिमेंट इतना छोटा है कि आप उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एलिमेंट है, एलिमेंट की डेफिनेशन याद कर लो, ये भी हो सकती है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है और उसको ईजिली नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, और ईजिली क्या, उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है, और भी उसको छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताया कि एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो अब एलिमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उन सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है मेटल, फिर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स,
ठीक है। तो मेटल के एग्जाम्पल पे आपका एक तो हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल में आपका हो जाएगा कार्बन, और मेटलॉइड्स में आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। तो और भी आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। ये तो आपके लिए नया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, ठीक है। तो मेटल यूजली शो और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या बताई गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका दे हैव अ लस्ट्रस साइन, ठीक है। वो लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, ठीक है, मेटल आपका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया है कि दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो ये आपका सिल्वर होता है, ग्रे होता है, गोल्ड होता है, येलो, ठीक है। इन सारे कलर्स में होता है आपका ये मेटल, ठीक है। उसके जैसे कि ये गोल्ड है, ये आपका येलो कलर में है, ठीक है। वैसे ही आपका और भी चीज़ें हैं जो कि इस कलर से हैं, ठीक है, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर, ठीक है। तो ये बताया गया है। उसके बाद आपको बताया कि नेक्स्ट पॉइंट है यहीं से, ठीक है। तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मेटल्स होते हैं वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत शाइनी होते हैं और इनके अलग अलग कलर्स के होते हैं, ग्रे, गोल्डन, येलो, सिल्वर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये गोल्ड का एग्जांपल बताया कि ये मेटल का ही आपका एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दे आर डक्टाइल। अब ये जो मेटल्स होते हैं वो आपके डक्टाइल होते हैं और कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इससे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया है कि दे आर मेलिएबल, कैन बी हैम्ड इनटू थिन शीट्स। तो बताया क्या है कि ये मेलिएबल होते हैं, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं हम इसको हैमर से ईजिली बीट कर सकते हैं और इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे आर सोनोरस। ये सोनरस होते हैं, ठीक है, मेकिंग अ रिंगिंग साउंड, और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब उस पर आप किसी भी चीज़ से पीटोगे, ठीक है ना, तो वो आवाज़ करता है। जैसे ये आपका गोल्ड है ना, तो जब आप इसको लोहे की किसी कील से ही उसको पीटोगे ना, तो उससे आपको रिंगिंग साउंड आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है मेटल्स के एग्जाम्पल, ठीक है। मेटल के क्या एग्जाम्पल हैं, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मरकरी इज़ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे बताया है मेटल्स के एग्जांपल, जैसे कि हो गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, और सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी हैं ये आपके सारे मेटल हैं, ठीक है, और भी हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो आपका मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एक ऐसा ठीक है मेटल है जो क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो आपका मरकरी होता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सब तो सॉलिड होते हैं, बट ये आपका लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई कि ये लस्ट्रस होते हैं और इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, येलो, ठीक है, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, मेलिएबल, ठीक है, एग्जांपल्स बताए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स यूजली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको बताया है दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है, ये अलग अलग
कलर्स के होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो आपका मेटल था वो क्या थे, आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन जो आपका नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया है कि दे आर नॉट लस्ट्रस, और ये क्या होते हैं, जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, शाइनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ना ही सोनरस होते हैं, ना ही वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होता है, ना आपका लस्ट्रस होता है, ना सोनरस प्रोड्यूस साउंड करता है, ना मेलिएबल होता है, ठीक है, जो आपका नॉन मेटल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे अब आपको एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स नॉन मेटल के क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं और भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका हो गया कार्बन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में आपको बताया है, किसके बारे में बताया है, नेक्स्ट आपको बताया है मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए some elements have intermediate properties between those of metal and non-metal. They are called metalloids. तो यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स को आप मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटलॉइड्स, ठीक है, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेटलॉइड्स के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, ठीक है। एग्जाम्पल्स बोरॉन, सिलिकॉन, germanium, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिलिकॉन की फ़ोटो भी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो ये हमने कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो उसमें मैंने नॉन मेटल के बारे में आपको बताया कि वो पुअर कंडक्टर होता है, लस्ट्रस नहीं होता है, सोनरस और मेलिएबल, ये तीनों उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, नॉन मेटल में। और एग्जाम्पल बताया मैंने, और मेटलॉइड्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपकी बुक में मोर टू नो दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एलिमेंट के बारे में ही। तो यहाँ बताया गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि जो जैसे कि ये बुक में जैसे पहले की प्रिंट हुई, तो यहाँ पे बताया गया कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट है आपके 180 एलिमेंट्स हमने खोजा है, ठीक है, मिलाया, ठीक है, अभी तक। उस 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। तो जो 94 हैं, ठीक है, 100 में से जो 94 है वो आपके नेचुरल अकरिंग है, ठीक है। और उसके बाद और जो बचे वो आपके मैन मेड बनाए गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम में क्या है कि जो 24 एलिमेंट्स है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और बाकी जितने भी बचे, ठीक है, उसके 94 आई थिंक, तो वो सारे क्या होते हैं, वो आपके होते हैं जो नेचुरली अकर हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये बुक में आपको पहले का बताया गया था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप ध्यान रखिएगा कि 180 एलिमेंट्स खोजा जा चुका है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। तो बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया है कि 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और उनमें से जो 11 एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
11 एलिमेंट्स है वो क्या है आपके गैसियस स्टेट में हैं, ठीक है। तो जो आप ये हो गया, ठीक है, गैसियस स्टेट में है। वैसे ही आपको मैंने बताया था जो मरकरी होता है वो भी आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। वैसे ही आपको यहाँ पे 11 जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बताया गया एलिमेंट के बारे में, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमाइन। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे लिक्विड होते हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक। ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका मरकरी, दूसरा हो गया आपका ब्रोमाइन। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि दो ऐसे एलिमेंट बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि एलिमेंट्स गैलियम एंड शेम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो गैलियम और शेस्कियम जो होते हैं ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी बढ़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है। मोर टू नो में बेसिकली एलिमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट के जो उसके पार्ट्स थे, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और भी एलिमेंट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दी गई हुई थी, ठीक है, उनको हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ये एलिमेंट का दूसरा टाइप है, ठीक है। पहला टाइप एलिमेंट था, अब ये आपका दूसरा टाइप है। तो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड सब्सटेंस होता है वो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये बताया गया जो कंपाउंड होते हैं वो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि और ये क्या कहते हैं, जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि 2 एलिमेंट या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। वैसे यहाँ कंपाउंड में क्या होता है कि दो या 2 से अधिक जो एलिमेंट होते हैं वो मिलके क्या होते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, नई चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ था, इतना ही दिया था, ठीक है। और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी बुक में बस इतना ही दिया हुआ था। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे हमें बताया है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए इनके डिफरेंस को पढ़ते हैं, क्या बताया गया है, ठीक है। तो बताया गया है कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो बताया जो एलिमेंट या फिर जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है, मिक्सर होता है, ठीक। एंड नो कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, और इसमें नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है एलिमेंट में, मैं बता रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट में आपका जो एलिमेंट होता है वो आपका मिक्सर होता है, लेकिन इसमें कोई भी नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है यानी एनिमल रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो जो कंपाउंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपकी नई चीज़ की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 एलिमेंट मिलके एक नई चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे थे, जैसे कि H2O प्लस O2। तो हाइड्रोजन प्लस O2 मिलके क्या बना रहे थे, आपके H2O वाटर बना रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही आपको
तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब इनके बीच का जो डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो जो आपका एलिमेंट या फिर जो आपका कंपाउंड होता है वो एक साथ मिक्स होते हैं और मिलके वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, मिक्सचर। एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। और वो जो एलिमेंट होता है आपका कोई भी नए चीज़ की फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। जबकि आपके कंपाउंड में क्या होता है, तो एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो दो एलिमेंट मिलके यहाँ कंपाउंड में आपके नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे किसी भी नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है। बट जो आपका एलिमेंट होता है, जैसे कि हमने लिया था H2O वाला एग्जांपल, ठीक है, उसमें दो एलिमेंट मिलके बना रहे थे ना H2O, ठीक, वो हो गया। उसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस है देखिए। तो अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब यहाँ पे बताया है कि जो आपका मिक्सचर होता है, ठीक है, वो उसके अलग अलग कंपोजिशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, जो कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है किसी भी नए सब्सटेंस का, वो आपका हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे फिक्स नहीं होता है, उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखा समझ में आए दो पॉइंट, ठीक है, जो डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में, कि एलिमेंट में क्या होता है, नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड में नई चीज़ की फॉर्मेशन होती है। और जो आपका एलिमेंट होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि अ मिक्सचर शोज दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या शो करता है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है कि द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें टोटली क्या होती है, उसकी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी नए सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक नई चीज़ बनाए, वाटर, उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से तो वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आपका फोर्थ पॉइंट दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। तो यहाँ बताया जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। और कंपाउंड में क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट में तो ये होता है जिनको हम इजीली क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन आपके कंपाउंड में क्या होता है कि The constituent can be separated only by chemical और electrochemical reaction। लेकिन कंपाउंड में वो आपका क्या से केमिकली सेपरेट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस को हमने पढ़ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस को लिखने के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपके पूरा सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ समरी टाइप का दिया है कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो मैटर के 3 स्टेट के सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा है हमने, फिर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अभी मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया, कंपाउंड के बारे में बताया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दी हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और फाइनली वी हैव एंड द चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।